नमस्कार। आपके अपने सामान्य हिंदी के इस चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्वर के बारे में पढ़ा, स्वर कितने होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण और उनके उच्चारण स्थानों के बारे में जाना। इस वीडियो के अंतर्गत हम व्यंजनों के वर्गीकरण और उनके उच्चारण स्थानों के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं हम व्यंजन के बारे में कि व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा: स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों को हम स्वरों की सहायता लेकर के उनका उच्चारण कर पाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर की सहायता लिए हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है और उन्हें हलंत कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से जो श्वास निकलती है वो मुख के किसी न किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होकर निकलती है। जैसे ये वर्ण है क, अभी इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते, इसका उच्चारण संभव नहीं है। इसमें किसी न किसी स्वर को हमें मिलाना पड़ेगा, बिना स्वर के इसको हम उच्चारित नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क में हमने ए स्वर मिला दिया, तो ए स्वर मिलने पर अब हम इसका उच्चारण कर सकते हैं क। इस प्रकार से जिन वर्णों के नीचे हल लगा होता है वो बिना स्वर वाले व्यंजन होते हैं, उनके साथ स्वर मिलाने पर ही हम उनका उच्चारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की संख्या की। व्यंजनों की संख्या क्या है, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? तो कुल 39 व्यंजन हिंदी में माने जाते हैं, जिनकी संख्या निम्नानुसार है। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है, कैसे लेकर मैं तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और व। ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। 4 ऊष्म व्यंजन है, श, स, श, ह। 4 संयुक्त व्यंजन है, श, त्र, ज्ञ, स्र। 2 द्विगुण व्यंजन है, ढ़, ढ। इस प्रकार कुल 39 व्यंजन हिंदी में माने जाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। क में ए मिल गया तो ये क, का, की, कु, त्रि, के, कई, को, कौ, कम, कह। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्वरों के प्रयोग से यहाँ पर व्यंजन का भिन्न भिन्न अलग अलग उच्चारण हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यंजन के साथ हम जो स्वर मिलाएंगे उसी के अनुरूप उसका उच्चारण किया जाएगा। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। परंपरागत का मतलब है हमारी जो प्राचीन काल से व्यंजनों की संख्या चलती आ रही है, संस्कृत के काल से है, उनको हम परंपरागत कह सकते हैं। इन्हीं 33 व्यंजनों को मानते हुए हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के भिन्न भिन्न भागों को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं तथा इनकी संख्या 25 है। कैसे मैं तक व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श का मतलब छूना। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जीभ भिन्न भिन्न स्थानों पर स्पर्श करती है, इसलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा है। क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में ये 5-5 वर्ण है और इनकी संख्या इस प्रकार कुल 25 है। तो क वर्ग में वर्ण आते हैं क, ख, ग, घ, ञ। च वर्ग में च, छ, झ, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। ये हो गए हमारे प्रथम वर्ण, इनको हम प्रथम वर्ण कहते हैं। ये हो गए हमारे प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ण। ये हो गए प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण और ये हो गए प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ वर्ण और ये हो गए प्रत्येक वर्ण के पंचम वर्ण। इस प्रकार से इनको प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण भी कह सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों में स्वर छिपे रहते हैं वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल और व। इन चारों वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व ये वर्ण स्वरों के संयोग से बनते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा गया है। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से घर्षण करते हुए एक विशेष प्रकार की गर्म हवा निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या 4 है। ऊष्म यानी गर्म। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारा मुंह है उसे एक विशेष घर्षण करते हुए हवा निकलती है, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स, श, स, ह ये चारों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं हमारे। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये चारों हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन दो व्यंजनों से मिलकर ये बनते हैं। क्ष बनता है क और श से और त्रय बनता है त और र को मिलकर त्रय बनता है। इसी प्रकार ज्ञ हमारा बनता है ज और ञ। इन दोनों वर्णों से मिलकर ये ज्ञ बनता है। श्रय मिलकर बनता है हमारा स और र से मिलकर श्रय बनता है। इस प्रकार ये चारों संयुक्त व्यंजन बनते हैं। यहां पर हलंत लगा हुआ है क्ष का, इसलिए इन दोनों वर्णों के साथ भी हलंत ही लगेगा। यदि यहां हलंत नहीं लगा होता तो ये पूरा वर्ण होता, या पीछे प्लस ए और इसके टुकड़ों में हम जोड़ देते। अब आगे आता है उत्सित व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करते हुए झटके के साथ नीचे आती है, उन्हें उत्सित व्यंजन कहते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात भी कहते हैं। ट वर्ग को उत्सित वर्ग कहते हैं। ये दो वर्ण है उत्सित व्यंजन, ढ और ढ। ये नवीन विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। ये नवीन वर्ण हिंदी में ही सम्मिलित हुए हैं। उत्सित का मतलब फेंका हुआ, यानी जीभ हमारे मूर्धा को स्पर्श करके झटके के साथ हटती है, इसलिए उनको उत्सित कहते हैं। ये द्विगुण भी कहलाते हैं। ताड़न जात, यानी इनको एक ताड़ना सी मिलती हुई प्रतीत होती है, ढ, तो इनको हम उत्सित व्यंजन कहते हैं। ये देखिए सड़क, पीड़ा, इसको हम सड़क, इसको बोलेंगे सड़क, इसको पीड़ा नहीं बोलेंगे, पीड़ा, अड़ा, अड़ा, सड़क, पीड़ा। इस प्रकार इन उत्सित व्यंजनों का उच्चारण हमारे ड और ढ है उससे अलग होता है। ढ, ढ,
इस प्रकार से इन उत्सित वर्णों का उच्चारण किया जाता है। आगत ध्वनियां, ग्रहित ध्वनियां, यानी ये वे ध्वनियां हैं जो अन्य भाषाओं से हमने ग्रहण की है या हमारे हिंदी भाषा में आ गई है। प्राचीन काल में हमारे भारत देश पर अनेक विदेशी लोगों ने शासन किया। सबसे पहले मुगल आए, तो मुगलों के साथ ही अरबी फारसी भाषा आई, फिर अंग्रेज आए तो उनके साथ अंग्रेजी भाषा आई। इस प्रकार से बहुत से जो ध्वनियां हैं हमारी हिंदी भाषा में भी समाहित हो गई। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरबी फारसी ध्वनियां, आगत व्यंजन। अरबी फारसी के शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे नुक्ता या तल बिंदु लगाते हैं, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। ये जो नीचे लगा हुआ है इसको हम नुक्ता कहते हैं। और ये 5 व्यंजन है जो आगत व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, ज, फ। इस प्रकार से झनकार के साथ इनका उच्चारण किया जाता है। ये आगत और ग्रहित ध्वनियां हैं। अरबी फारसी के शब्द है उनका उच्चारण इनसे किया जाता है। देखिए, समझिए, यहां पर हम 2 शब्द देख रहे हैं। यहां एक जय के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, दूसरे के नीचे नहीं लगा हुआ है। अब देखते हैं हम इनका उच्चारण कैसे करेंगे। जरा, जरा, तो यहां दोनों का उच्चारण अलग अलग होगा। एक जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, दूसरे का थोड़ा यत्निक। तो हमें उच्चारण की भिन्नता लाने के लिए इन नए वर्णों का हमें प्रयोग करना पड़ा, ताकि हम उच्चारण कर और लिखते समय इनमें अंतर कर सके। द्वित्व व्यंजन, जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की लगातार आवृत्ति होती है वहां द्वित्व व्यंजन होता है। वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता है। पक्का, गुस्सा, 2 शब्द यहां लिखे हुए हैं। तो यहां पर ये 2 क और क का द्वित्व हुआ है और गुस्सा में स और स का द्वित्व है। तो यह देखेंगे जब समान वर्ण लगातार आए तो ही द्वित्व कहलाता है। पक्का, गुस्सा, ये दोनों द्वित्व व्यंजन है। यहाँ क द्वित्व है और श द्वित्व है। उच्चारण स्थान, प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह से जो यत्न किया जाता है वह प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। पहला है कंठे। संस्कृत में इसका सूत्र है अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठे वर्ण कहते हैं। और ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? अ, आ, क वर्ग, है तथा विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। काकल्य, अलिजिह्व्य ध्वनि है को कहा गया है। अब हिंदी में इन वर्णों का उच्चारण स्थान कोमल तालव्य हो गया है। ए, आ, इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान कोमल तालव्य है। क वर्ग के जितने भी वर्ण है, क, ख, ग, घ, ञ, इनका भी उच्चारण स्थान कोमल तालव्य अब हिंदी में माना जाता है। कोमल तालव्य, पहले क, ख, ग, घ, न, इनका उच्चारण स्थान पूर्व में संस्कृत में कंठ ही था, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर कोमल तालव्य हो गया है। कंठ से थोड़ा ऊपर जो कोमल गुदादार जगह है वह कोमल तालव्य है। तो ए, आ और क वर्ग का क, ख, ग, घ, ञ, इनका उच्चारण स्थान कोमल तालव्य हिंदी में अब हो गया है। विसर्ग का उच्चारण स्थान वही कंठ ही रहेगा, कंठ ही है। और है का उच्चारण स्थान भी परिवर्तित होकर काकल्य या अलिजिह्व्य ध्वनि हो गया है। काकल्य होता है हमारे जो मुंह में अंदर ऊपर एक तंतु से लटका होता है, उसको हम काकल कहते हैं। तो है का उच्चारण स्थान भी काकल्य हो गया है। तालव्य, ईचु यसानाम तालुहु, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। ई, च वर्ग, य तथा स का उच्चारण स्थान
तालु है। लेकिन अब हिंदी में च वर्ग का उच्चारण स्थान भी तालु वृतस्य हो गया है। हिंदी में च, छ, ज, झ, य इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान अब तालु वृतस्य माना जाता है। च वर्ग के वर्ण च, छ, ज, झ, य इन वर्णों का उच्चारण स्थान भी हिंदी में तालु वृतस्य है। यानी कि हमारी जिह्वा अब तालु और वृतस्य यानी मसूड़ा दोनों को स्पर्श करती है, इसलिए ये अब तालव्य न रहकर तालु वृतस्य कहलाते हैं। मूर्धन्य ऋतु रासाणाम मूर्धा, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। री, ट वर्ग, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। री, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न और र और श इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। जो हमारे री का उच्चारण है वही ट वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण होता है, अतः इन वर्णों को हम मूर्धन्य कहते हैं। दंते ऋतुलसानाम दंतः, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है उन्हें दंते वर्ण कहते हैं। ऋ, त वर्ग के सभी वर्ण त, थ, द, ध, न, ल, स का उच्चारण स्थान दंत है। लेकिन अब हिंदी में वृतस्य व्यंजन जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण स्थान ऊपर वाले मसूड़ों के कठोरतम भाग से होता है उन्हें वृतस्य वर्ण कहते हैं। न, नह, ल, स, ज मसूड़ों से इनका उच्चारण होता है, ये वृतस्य व्यंजन है। हमारे तय वर्ग का न दंते न होकर अब वृतस्य हो गया है। ल और स भी वृतस्य हो गए हैं। ये संस्कृत में दंते थे, अब ये वर्ण हमारे हिंदी में क्या हो गए हैं, वृतस्य हो गए, यानी मसूड़ा से इनका उच्चारण होने लग गया है। न, स, ल ये वृतस्य व्यंजन है। तय वर्ग के हमारे व्यंजन है त, थ, द, ध और न। इस न का उच्चारण स्थान अब वृतस्य हो गया है और त, थ, द, ध, न इनका उच्चारण स्थान दंते ही है। व्री और तय वर्ग के इन चार वर्णों का उच्चारण स्थान दंते है। ओष्ठे उपध्मानीयानाम ओष्ठो, जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होठ स्पर्श करते हैं उन्हें ओष्ठे वर्ण कहते हैं। उ, उ, प वर्ग के वर्ण व तथा उपध्मानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यह हमारा व है, इसका उच्चारण स्थान पहले दंतोष्ठ था, अब इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया है। यह है हमारे प वर्ग के वर्ण प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है। नासिक के अंगण नाम नासिकाच, जिन वर्णों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है उन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। इन वर्णों में नाक से झनकार ज्यादा आती है। ञ, ञ, ण, न, म तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। जो हमारे पंचमाक्षर है वर्गों के वो नासिक के कहलाते हैं और उनका उच्चारण नासिका से होता है और अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिक के है। कंठ तालव्य ए देतो हो कंठ तालु, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का संयोग होता है उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ए, आई इन स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए का उच्चारण स्थान कंठ है और हमारे जो ई है उसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ये कंठ तालु हो गया। ए, आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठोष्ठ ओदतो कंठोष्ठम, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का संयोग होता है उन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ए का उच्चारण स्थान कंठ है, उसी प्रकार इस उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। दोनों का मेल से औ का और औ का उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ। दंतोष्ठ वकार से दंतोष्ठम,
जिन वर्णों के उच्चारण में दंत तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उन्हें दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। वह का उच्चारण स्थान संस्कृत में दंतोष्ठ्य है, वह हिंदी में अब ओष्ठ्य हो गया है, वह को ओष्ठ्य माना जाता है। इस प्रकार हिंदी में कोई भी दंतोष्ठ वर्ण नहीं। ये तो थे हमारे उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्गीकरण। प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न किसी वर्ण के उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा को मुख विवर में विद्यमान कंठ, तालु आदि भिन्न भिन्न स्थानों को छूने में जो यत्न करना पड़ता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यह प्रयत्न मुख विवर के भीतर जिह्वा द्वारा किए जाते हैं, इस कारण इन्हें आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। स्पष्ट जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कंठ, तालु आदि स्थानों पर पूरी तरह स्पर्श होता है वे स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। कैसे मैं तक के 25 स्पर्श व्यंजनों का स्पष्ट प्रयत्न होता है। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है, क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ठ, ठ, ड, ढ, ण, थ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, न। ये इन सभी 25 व्यंजनों का स्पष्ट प्रयत्न है, अतः ये स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। कैसे लेकर मैं तक के व्यंजन। लेकिन अब हिंदी में क्या हुआ है कि स्पष्ट में ये 20 ही व्यंजन रह गए, इसमें से 6 वर्ग हटके स्पष्ट संघर्षी हो गया। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। 6 वर्ग, छ, छ, ज, झ, ञ, ये सब अब यहां से हट करके इन 25 स्पर्श व्यंजनों में से हट गए और 20 ही स्पष्ट व्यंजन अब रह गए और ये हो गए स्पष्ट संघर्षी, छ, छ, ज, झ, ञ। हिंदी में इस प्रकार से 6 वर्ग स्पष्ट संघर्षी व्यंजन हो गया। ईषद स्पष्ट जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कंठ, तालु आदि स्थानों पर थोड़ा स्पर्श होता है वे ईषद स्पष्ट कहलाते हैं। ईषद यानी थोड़ा सा। य, र, ल, व जो अंतस्थ व्यंजन हमारे हैं वो ईषद स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। ईषद स्पष्ट प्रयत्न इनका कहलाता है। लुंठित प्रकंपित व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे प्रकंपित कहलाते हैं। रे हमारा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है जिसमें जीभ लुढ़कती हुई सी लगे, जिसमें जीभ कंपन करे, वो व्यंजन लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। रे व्यंजन ईषद स्पष्ट यहां से निकल के इसमें आ गया लुंठित या प्रकंपित व्यंजन में। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़ा को छूता है और वायु पार्श्व बगल से आसपास से निकल जाती है वे पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। लय हमारा पार्श्विक व्यंजन है, तो यह और वह इसमें ईषद स्पष्ट में रह गए और र और लय, र हो गया लुंठित प्रकंपित व्यंजन और लय हो गया पार्श्विक व्यंजन। यानी कि जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और हवा आसपास से निकल जाती है। पार्श्विक, पार्श्व यानी पास से, लय हमारा पार्श्विक व्यंजन है। विवृत, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। जिन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख पूर्ण रूप से खुला हुआ होता है वे विवृत वर्ण होते हैं। सभी स्वर हमारे विवृत में आते हैं। ए को संस्कृत में समृत भी माना जाता है, हिंदी में सभी स्वरों को विवृत माना है। ईषद विवृत जिन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख थोड़ा कम खुला हुआ होता है वे ईषद विवृत वर्ण होते हैं। स, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन जो हमारे होते हैं वो ईषद विवृत कहलाते हैं, यानी कि थोड़ा खुला हुआ। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इन चारों वर्णों को हम अब हिंदी में संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। बाह्य प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के समाप्त होने पर जो प्रयत्न किया जाता है वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर
ये दो प्रकार का होता है, अघोष, सघोष। इसी को हम घोष भी कहते हैं। पहला है अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष के अंदर हमारे आते हैं वर्गों के प्रथम, द्वितीय वर्ण एवं श, श, स तथा विसर्ग, ये हमारे अघोष होते हैं। वर्गों के जो प्रथम वर्ण होते हैं क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है ये अघोष है हमारे। और श, श, स तथा विसर्ग ये भी अघोष माने गए हैं, ये भी अघोष है। सघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं, इन्हीं को हम घोष व्यंजन कहते हैं। वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण य, र, ल, व, ह, ड़, ढ़ तथा सभी स्वर सघोष होते हैं। हमारे जितने भी स्वर है वो सभी स्वर क्या कहलाते हैं? सघोष होते हैं। और जब हमारे अंतस्थ है यर, लव, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। वर्गों के जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण है ग, घ, ण, ज, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ये प्रत्येक वर्ग का जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होता है ये सघोष कहलाते हैं। और जो हमारे अंतस्थ है यर, लव, ये भी सघोष कहलाते हैं। है, ड, ढ तथा सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं। श्वास प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प यानी थोड़ा, महा यानी अधिक। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण य, र, ल, व, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है और अनुस्वार तथा सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। कुल वर्ण संख्या है 15। 15 हमारे हो गए प्रथम, तृतीय और पंचम। पांचों वर्गों के 5 ये 15 है। और 4 हो गए हमारे अंतस्थ यर, लव, 1 हो गया हमारा अनुस्वार और सभी स्वर 11। इस प्रकार ये कुल 31 अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अल्प प्राण, ये वर्गों के जो प्रथम, तृतीय और जो पंचम वर्ण है ये अल्प प्राण होते हैं। क, ग, ञ, च, ज, ञ, त, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। इस प्रकार ये जो 15 प्रत्येक वर्ग के वर्ण है ये अल्प प्राण है। यर, लव जो अंतस्थ है वो भी अल्प प्राण है। अनुस्वार और सभी स्वर अल्प प्राण है। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण श, स, श, है तथा विसर्ग ये महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथे वर्ण है वो महाप्राण कहलाते हैं। जैसे ख, घ, छ वर्ग का छ और ज, ट वर्ग का ठ और ध, त वर्ग का थ और ध, प वर्ग का फ और ध। इस प्रकार ये दूसरे और जो चौथे वर्ण है वो महाप्राण है। और हमारे श, स, है और विसर्ग भी हमारी महाप्राण है। ये महाप्राण ध्वनियां होती है जिनमें अधिक मात्रा में श्वास बाहर निकले। इनको हम प्रायोगिक रूप से भी समझ सकते हैं, हम इनका उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि जिनमें ज्यादा हवा बाहर निकलेगी उसमें सांस जल्दी फूलने लगेगी, और जो अल्प प्राण है उनमें कम श्वास वायु बाहर निकलेगी तो उसको ज्यादा देर तक हम उच्चारण कर सकते हैं। जैसे ख हमारा महाप्राण है तो इसको लगातार ज्यादा देर तक हम नहीं उच्चारण कर सकते क्योंकि इसमें ज्यादा हवा की आवश्यकता
होती। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा व्यंजनों का वर्गीकरण और उनके उच्चारण स्थान। हमने वर्णों का वर्गीकरण भी इसमें जाना कि किस किस प्रकार से किस किस तरह से वर्णों का वर्गीकरण होता है। उन सब के बारे में हमने अच्छी तरह से इस वीडियो में पढ़ा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सभी सामान्य हिंदी के विद्यार्थी अवश्य देखें। इस वीडियो से संबंधित इस कक्षा के जो नोट्स है वो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके लिंक डाल देंगे, वहां से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी सामान्य हिंदी की इस कक्षा से लाभान्वित हो सके। आगे ऐसे ही रोचक और जानकारीप्रद सामान्य हिंदी का वीडियो लेकर हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।